हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें बताया था कि जो आने वाली भर्ती है वो मेरिट बेस पे होगी या फिर लिखित परीक्षा बेस होगी, रिटन एग्जाम बेस होगी। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए, सर कैसे एग्जाम होगी, तैयारी करें तो कैसे करें, क्या सिलेबस रहेगा। तो आज इस वीडियो में सब चीजें बताने वाला हूं कि आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या चीजें हो सकती है और आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अपन जेन्युइन बात करेंगे, कोई हवाबाजी की बात नहीं करेंगे अपन कि आगे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, कैसे कैसे गवर्नमेंट कैसे कैसे एग्जाम ले सकती है और यदि मेरिट बेस पे होगी तो किस तरीके से होगी या मेरिट पे होगी ही कि नहीं होगी। ठीक है, उन पर अपन बात करेंगे। तो देखिए, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली अपन राजस्थान की बात यहां पर करेंगे क्योंकि देखो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि जो भर्ती परीक्षाएं हो रही है वो सब लिखित परीक्षा बेस हो रही है। वहां पर लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा का मतलब हो गया कि वो MCQ टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन आते हैं, वो पेपर करवाती है गवर्नमेंट, उसके बाद में फिर वो मेरिट लिस्ट बनाती है। जबकि राजस्थान में अब तक जो वैकेंसी हो रही थी वो हो रही थी मेरिट बेस, मतलब आपके 10+2 मार्क्स और साथ में आपने जो भी डिग्री कर रखी है या डिप्लोमा आपने जो कर रखा है उसके मार्क्स का 70% और 30% बोनस। इस तरीके से सिलेक्शन होता था कुछ। एक बार मैं बड़ा बड़ा आइडिया दे देता हूं। अब तक देखिए, यदि अपन राजस्थान की बात करें, मैं केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं यहां पर क्योंकि मेन जो राजस्थान की भर्ती है अभी वो, यदि अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मेरिट बेस पे होती थी। मेरिट बेस पे होती थी मतलब क्या, मतलब ये होता था इसमें 70% और 30% में मार्क्स डिवाइड होते थे। मतलब 70% आपका 12th प्लस, यदि आपके पास में डिप्लोमा है तो फर्स्ट एंड सेकंड, और यदि आपके पास में डिग्री है तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 70% कैसे निकालते हैं इसका अलग से एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हो इसी यूट्यूब चैनल पर। यदि फिर भी नीड लगी तो एक बार और वीडियो बना देंगे कि 70% कैसे निकालते हैं, लेकिन अब मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम चांस ऐसे हैं कि आने वाली जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा के ऊपर ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मन बना लिया है पूरी तरीके से। क्योंकि यदि आपने इससे पहले वाला बजट देखा है, जो बजट आया था अभी रिसेंटली, वो वाला बजट देखा तो उसमें 2000 पोस्टें दी थी। 2000 पोस्टों में नर्सिंग प्लस पैरामेडिकल, इन दोनों को इन्होंने इंक्लूड किया था। तो नर्सिंग की ऑलरेडी जो भर्ती परीक्षा हो रही है वो जो भर्ती हो रही है वो लिखित परीक्षा के बेस पे हो रही है। अब बात आती है पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल पे भी मैक्सिमम जो चांसेस बन रहे हैं यही है कि जो एग्जाम होगी वो लिखित परीक्षा के ऊपर ही होगी। तो आपको प्रिपेयर रहना है, अभी से रहना है। तो इसका तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, लॉजिक ही खत्म हो गया। ये 30% बोनस की यदि मैं बात करूं तो इस पर थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यदि मान के चलो ये भर्ती लिखित परीक्षा के ऊपर होती है, लिखित परीक्षा के ऊपर होती है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर रहे हैं, चाहे उनकी सैलरी कम हो लेकिन फिर भी वो रेगुलर काम कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो पेपर के अंदर ही डिवाइडेशन दे दे या फिर कुछ अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स उनके ऐड कर दे। जैसे मान के चलो पेपर जो होगा, पेपर में मार्क्स तो नेसेसरी है ही है, साथ में जो भी उन्होंने काम किया है, जितने टाइम काम किया है एक्सपीरियंस के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती पे उन्होंने काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस वो ऐड कर दे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन गवर्नमेंट लेके आएगी, नहीं तो फिर ये आपस में लड़ते रहेंगे कि आधे मेरिट वाले हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे लिखित परीक्षा पे होंगे। क्योंकि जो मेहनत कर सकता है आगे, उनको ऐसे लगेगा कि लिखित परीक्षा पे होनी चाहिए, लेकिन जो पहले से काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल पे कि बहुत कम सैलरी पे भी तो काम कर ही रहे हैं बोनस के लिए, तो उनके लिए भी समस्या रहेगी। तो गवर्नमेंट के सामने दिक्कतें बहुत आएगी, लेकिन मैक्सिमम चांस ये रखेगी गवर्नमेंट कि लिखित परीक्षा पे हो और साथ में इनको भी इंक्लूड किया जाए। फर्स्ट साल के लिए बता रहा हूं बेटा मैं, आपकी जो फर्स्ट वैकेंसी हो रही है, क्योंकि राजस्थान में तो फर्स्ट ही वैकेंसी हो रही है जो कि लिखित परीक्षा के ऊपर होगी, तो फिर वो इनको भी इनमें शायद इंक्लूड कर देगी, तो इनको भी नुकसान नहीं होगा। और जो बच्चे ऐसे चाह रहे हैं कि लिखित परीक्षा पे होगी तो उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन गवर्नमेंट उसका निकाल ही देगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखिए सर अब आगे क्या होगा। मान लो एग्जाम पे लिखित परीक्षा बेस आ गई, लिखित परीक्षा की जो
यदि अपन डेट की बात करें या मंथ की बात करें तो मंथ पहले से बता रखा है कि दिसंबर के अंदर क्या होगी बेटा, इसकी एग्जाम हो जाएगी यदि गवर्नमेंट लिखित परीक्षा के ऊपर लेगी। और ऑब्वियसली बात है यदि नर्सिंग की यदि ये लिखित परीक्षा के ऊपर ले रहे हैं तो फिर पैरामेडिकल की भी ये नर्सिंग पे इस पे लिखित परीक्षा के बेस पे ही करवाएंगे। मैक्सिमम चांस बता रहा हूँ, कंफर्मेशन कुछ नहीं है बेटा। तो आप तैयारी जरूर स्टार्ट कर दे, क्योंकि तैयारी आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि केवल अपन राजस्थान की बात करें, आप बहुत सारे फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसियां होती है बेटा, सेंट्रल लेवल पे यदि अपन बात करें तो सारी की सारी जो परीक्षा भर्ती होती है वो लिखित परीक्षा के ऊपर ही होती है। जैसे कि एमसीआरई हो गई, एमसीआरई होगी। अब एमसीआरई के अंदर तो एम्स वाले भी कॉलेज ऐड हो गए हैं, हॉस्पिटल ऐड हो गए हैं, और साथ में जो ईएसआईसी वाले हैं वो भी ऐड हो गए हैं। तो एक तो ये हो गए, और दूसरी बात करें अपन बीएसएफ हो गई, पीजीआई चंडीगढ़ हो गई, इसके अलावा रेलवे हो गई। तो बहुत सारी भर्तियां जो लिखित परीक्षा के ऊपर, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, आपको हर हाल में तैयारी करनी पड़ेगी। मान लो स्टेट लेवल पे भी यदि वैकेंसी आती है तो पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम पोस्ट है यहाँ पर है पैरामेडिकल की, शायद मुझे ऐसा लगता है 650-700 पोस्टों के अराउंड होगी, इतनी पोस्ट हैं सारे कोर्स जितने भी मिला ले तो अपन, तो बहुत ज्यादा पोस्टें हैं नहीं, तो सारे के सारे बच्चे तो जॉब लगेंगे नहीं, वही बच्चे केवल जॉब लगेंगे गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर, वही बच्चे लगेंगे केवल जो कि बहुत हार्डकोर मेहनत करेंगे, क्योंकि एग्जाम इतना आसान नहीं रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने इससे पहले भी जो प्राइवेट जिन्होंने तैयारी करी थी उनके लिए भी एक वन टाइम एग्जाम रखा था, उसके अंदर भी उनका रिजल्ट बहुत कम रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है, पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा टफ बना दे, क्योंकि सीटें कम है। तो इसका मतलब ये नहीं आप होपलेस हो जाओ, आपकी जो तैयारी है वो हमेशा काम आएगी। तो आपको तैयारी तो हर टाइम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे बोनस मार्क्स मान लो नेक्स्ट वैकेंसी से हटा देंगे ही तो इनका तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जॉब करो ही करो, आप अपनी प्रिपरेशन है वो आप प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको फायदा मिलेगा, चाहे कोई सी भी भर्ती है, आप फॉर्म लगाओगे तो आपकी नॉलेज होगी वो हर टाइम बढ़ती रहेगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी नॉलेज आपकी, यदि आप हमेशा बुक्स के कॉन्टेक्ट में रहोगे तो ये मैंने सब चीजें बता दी बेटा। अब बात करते हैं अपन सिलेबस की। मान के चलो सर ये लिखित परीक्षा पे आती है और आप बोल भी रहे हो कि तैयारी आपको हर टाइम करते रहना चाहिए, तो सर तैयारी कैसे करें अपन। अब देखिए सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहने वाला है वो ये और रहने वाला है कि सर एक तो अपने पास में डिग्री कोर्स चल रहे हैं यहाँ पर और एक डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं। सर डिग्री का जो कोर्स है वो अलग कोर्स है, डिप्लोमा का अलग कोर्स है, तो सर वैकेंसी में कौन सा आएगा, डिग्री वाले क्या पढ़े और डिप्लोमा वाले क्या पढ़े। तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो रहने वाली है गवर्नमेंट वाली, ये केवल डिप्लोमा बेस रहेगी। तो जो डिप्लोमा का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, अलग से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि डिग्री के अंदर देखिए दो पार्ट में ये डिवाइड करके करवाते हैं, एक डायग्नोसिस वाला पार्ट आ जाता है, एक तो डायग्नोसिस वाला होता है और दूसरा जो होता है वो रेडियोथेरेपी वाला होता है। मैं रेडियोग्राफर वाले बैच की बात कर रहा हूं बेटा, रेडियोग्राफर जो बैच है उसके लिए, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। बाकी एमएलटी में भी यही दिक्कत रहेगी। यदि आप लैब टेक्नीशियन की यदि अपन बात करें, यदि अपन लैब टेक्नीशियन की भी यदि अपन बात करें तो भी यही समस्या रहेगी, क्योंकि जो डिग्री का कोर्स है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, बहुत ज्यादा डीप है। तो वहां पर इतना ज्यादा डीप नहीं आएगा, क्योंकि अपनी जो वैकेंसी आती है वो 250 पे ग्रेड लेवल पे आती है, तो वहां पर केवल यही चीज चलती है। क्योंकि यदि आप डिग्री बेस पे लेते हो तो फिर आपको पे ग्रेड जो होगी वो सेकंड रखनी पड़ेगी, मतलब 42 पे रखनी पड़ेगी। अभी जो आती है अपनी स्केल लेवल वो 2800 पे होती, तो इसके लिए डिप्लोमा भी काफी होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो आपका सिलेबस, चाहे डिग्री वाले हो आप, तो आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो डिप्लोमा का ही पढ़ना है, और इतना ही पढ़ना है जितना डिप्लोमा में गिवन है, बस जितना दिया हुआ है उतना ही सिलेबस आप पढ़े। अब इस सिलेबस को भी थोड़ा सा कैटेगराइज यदि अपन करें आगे की तरफ, तो इसको 70% और 30% में, जैसे कि हर एक स्टेट में हो रही है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा जो हर एक स्टेट में चल रहा है, सेंट्रल में चल रहा है, वो उससे थोड़ा सा अलग भी नहीं होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन, हो सकता है इसको 80% या 20% कर दे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम करवाएंगे ये, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखे बेटा, यदि यहाँ की बात करें तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना आपके, वो टेक्निकल पार्ट रहेगा। ये केवल टेक्निकल पार्ट रहेगा, जबकि नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा।
इसका मतलब आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके अंदर यदि अपन मान के चले तो अपने पास में जीके आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, मैथ्स आ जाएगी एंड साइंस आ जाएगी। तो इनके 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे, 5 क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी आप आराम से सेल्फ तैयारी करके भी आप कर सकते हो ये वाला पोस्ट। इसकी बात करें तो देखिए टेक्निकल पार्ट, आपको सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना टेक्निकल पार्ट पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे मान के चलो यदि ये 100 नंबर का पेपर बनाते या 100 क्वेश्चनों का पेपर बनाते तो 80 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल वाले पार्ट में से ही आएंगे। तो ये आपका मेन पार्ट होता है जहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि मेन जो पढ़ना होता है यहां से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेक्निकल है। टेक्निकल देखो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स का ये रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी तो इसी के हैं, तो सबसे ज्यादा मार्क्स का यही रहेगा। इसका मतलब आपको सारा का सारा फोकस जो कर देना वो यहाँ पर कर देना। अब सर ये तो सिलेबस की बात हो गई कि सर सिलेबस अपने समझ में आ गया कि डिप्लोमा वाला जो सिलेबस है वही रहने वाला है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास यदि डिग्री है और आप तक ये वीडियो पहुंच गया है और आपने सुन ही लिया है कि डिग्री का कोई भी पार्ट नहीं आएगा, तो आप इस पर एक बार थोड़ा सा फोकस कम कर दे, क्योंकि वैकेंसी जो रहेगी वो डिप्लोमा लेवल पे रहेगी, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल वैकेंसियां जो होती है वो डिग्री लेवल पे रहती है, उसमें फिर एक्सपीरियंस काउंट होता है बेटा। यदि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जो केवल डिग्री बेस पे होती है, और डिग्री बेस पे जो वैकेंसी होती है उनका पे ग्रेड लेवल वापस वही 4200 पे आ जाता है, लेकिन फिर उनके साथ में यदि डिप्लोमा वाले इंक्लूड होते हैं तो फिर वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। जैसे आपने डिग्री कर रखी है और कोई ऐसा हॉस्पिटल है या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है या ऐसी कोई संस्थान है, ठीक है, जो डिग्री बेस वालों को ही केवल प्रीफर कर रही है, तो इनकी तो डिग्री काम आ जाएगी, लेकिन डिप्लोमा वाले भी यदि फॉर्म भरना चाहेंगे तो फिर इसमें इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। हो सकता है वो 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट कर दे कि साहब आपके पास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो फिर इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, और मैं मेनली आज राजस्थान वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ी दिक्कत रहेगी यहाँ पर। तो क्योंकि ये वाला पैटर्न अभी यहाँ पर नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट किस पे आएगी, डिप्लोमा बेस पे आएगी, और जो सिलेबस रहेगा वो यही रहेगा, ऑलमोस्ट यही रहेगा। बाकी तो जब विज्ञप्ति आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तभी बात करेंगे अपन। अब बात आती है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें अपन। तो देखिए प्रिपरेशन के 2 तरीके हैं बेटा। अब एक तो आप एकेडमिक पढ़ के आए हो, आप एकेडमिक में आपको क्या करना होता है बेटा, थ्योरी लिखनी होती है। आपको कंप्लीट थ्योरी लिखनी होती है, तो आपको रेक्टिफिकेशन से भी काम चल जाता है। यदि रटने जाएंगे तो उससे काम हो जाएगा, क्योंकि आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, मेमोराइज करके आप लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बात अलग होती है। ये सेम वैसा ही है जैसे यदि आप 12th की बात करें, अपन 11th और 12th की बात करें, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ मेनली बेटा, यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपने सब जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं सब साइंस के। साइंस के अंदर आप देखो, चाहे आप मैथ्स से हो चाहे बायो से हो, 11th 12th आप जब पढ़ते हो तो डेरिवेशन पार्ट उसका पढ़ते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करते हो। लेकिन जब ये नीट और जेईई की बात आ जाती है ना, यहाँ पर नीट और जेईई, तो नीट और जेईई का जो पैटर्न होता है वो एकदम अलग हो जाता है। वो सर अलग कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, और वो क्वेश्चन भी साथ में इस थ्योरी को मिला के बाद में करवाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सर दोनों का जो पैटर्न होता है ना अलग अलग होता है। अब आप जो एकेडमिक पढ़ के आए हो ना उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ ली, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली करके पढ़ना पड़ेगा अपने को। इसका मतलब आपको थ्योरी प्लस यदि गवर्नमेंट वैकेंसी, और अपन बात करें बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे यदि अपन बात करें, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो मैंने ये चीज तो आपको पहले भी बताया, इससे पहले वाला वीडियो जो बताया उसमें मैंने बताया थ्योरी तो मस्ट है, क्योंकि आपको यदि थ्योरी आती है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी कर सकते हैं। मान लो कोई एक चैप्टर अपन ने डिसाइड कर लिया, वो चैप्टर अपन ने पढ़ लिया, अच्छे से रीड आउट कर लिया, उसके पॉइंट्स बना लिए छोटे छोटे, जहां से कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसे मान के चलिए कंपटीशन कुछ भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा फोकस जो करते हैं ना वो एमसीक्यू क्वेश्चंस पे करते हैं, थ्योरी उनको वो कंप्लीट करते नहीं है, लेकिन वो क्या करते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते रहते हैं। बाद में जब क्वेश्चन आते हैं थ्योरी पे से तो बाद में ये बन ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम होगा आप थ्योरी पे फोकस करो। थ्योरी पे भी फोकस कैसे करिए, कंपीटिटिव एग्जाम के लेवल पे करिए। आप अपने पॉइंट्स जो है उनको नोट आउट करिए कि अपन कोई भी टॉपिक जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस अपने बना सकते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे आप पढ़ते जाइए तो धीरे धीरे आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी खूब सारे बन जाएंगे और साथ में आपके एमसीक्यू तैयार होते रहेंगे।
क्योंकि आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी तो आप ऐसे मान के चलिए कंपटीशन बहुत रहेगा। आप ये नहीं सोचे कि कंपटीशन कम रहेगा या थोड़ी बहुत पढ़ाई से काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ये एग्जाम निकाल पाओगे। और हो सकता है ये मौका बार बार नहीं मिले, क्योंकि इस बार मान लो नंबर ऑफ सीट ज्यादा है तो हो सकता है आने वाले टाइम पे नंबर ऑफ सीट्स कम भी हो सकती। जैसे सेंट्रल की वैकेंसियां देखा करो आप, सेंट्रल की वैकेंसियां कैसे आती है, कभी 50 सीट आ गई, कभी 30 सीट आ गई, कभी 20 सीट आ गई, कभी 100 सीट आ गई। तो आने वाले टाइम पे यही सीट रहेगी। अभी तो मान लो पैरामेडिकल के अंदर कम से कम भी 700-800 सीटें तो कम से कम आएगी आएगी। 700-800 सीटों की यदि अपन बात करें तो इतने पे तो कंपटीशन होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो बहुत इनमें बहुत ज्यादा मेहनत कर लेगा उनकी सीट पक्की हो जाएगी। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि आपको तैयारी जो करनी है वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन से काम बिल्कुल नहीं होने वाला बेटा। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे यहाँ पर 11 to 12 लेवल का होता है, उसके बाद में नीट जेईई बहुत सारे बच्चे जो भी पैरामेडिकल कर रहे हैं वो करके भी आए होंगे कि सर ये दोनों का पैटर्न जो होता है ना वास्तव में अलग होता है, यहाँ पर कुछ अलग होता है, यहाँ पर कुछ अलग होता है, लेकिन चीजें यहाँ पड़ी हुई काम में आती है। यहाँ पर बस यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होती है, तो वही काम यहाँ होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको एक और अनाउंसमेंट बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, 28 अप्रैल से अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्टिंग में जो ऑफलाइन बैच ये स्टार्ट होगा ये केवल रेडियोग्राफर के लिए होगा। ये रेडियोग्राफर के लिए होगा, और रेडियोग्राफ केवल स्टार्टिंग के लिए कर रहे हैं। 28 अप्रैल से केवल रेडियोग्राफर जो है उन्हीं के लिए केवल ये बैच स्टार्ट होगा। तो जो आरटी से है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से है, वो ये ऑफलाइन कोचिंग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। उनको पूरे तरीके से बताया जाएगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपन फाइट कर सकते हैं। पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। ये जो क्लासें रहेगी ऑफलाइन क्लास, ये इवनिंग में रहेगी। तो मॉर्निंग में यदि कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब वगैरह जाते हैं, उनके लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इवनिंग में जो बैच रहेगा ये रहेगा अपना। इसके अलावा यदि बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं या दूर रहते हैं या अभी ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको ऐसे लगता है कि सर एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद में ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, तो वो अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जो तैयारी स्टार्ट करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। जो आज से तैयारी स्टार्ट करेगा वो आगे रहेगा, जो बाद में स्टार्ट करेगा वो पीछे रहेगा, और ये एग्जाम तक ऐसे ही चलेगा। इसकी वजह से आपको आज ही अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर करने लग जाओ। अब नोट्स से काम नहीं चलेगा, आपको लेक्चर भी देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। आप जितनी ज्यादा लेक्चर्स पे मेहनत करोगे उतनी ज्यादा थ्योरी आपकी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि अब शॉर्ट नोट्स बना दिए एकेडमिक में, आप जैसे लिख के पास हो जाते हो उससे काम नहीं चलेगा। कंपटीशन का जो लेवल होता है वो अलग होता है, अलग तरीके से अलग तरीके की बातें करता है कंपटीशन। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं कर सकता तो उनके लिए ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है। यदि कोई बच्चा ऐसे चाहता है कि सर एक बार स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन से, बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ऑफलाइन अपन ज्वाइन कर लेंगे, तो उन बच्चों के लिए देखिए ऑनलाइन जो बैच है ऑलरेडी अवेलेबल है। PCW+ ऐप आप डाउनलोड करिए, PCW+ ऐप ये डाउनलोड आप करिए, वहां पर आपको ये बैच मिल जाएंगे। 6 मंथ के लिए भी मिल जाएंगे। जिसको ऐसे लगता है कि सर ऑफलाइन मेरे को करना ही करना है तो वो 6 मंथ के लिए कर सकता है, 12 मंथ के लिए कर सकता है, 12 मंथ के लिए वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच यहाँ पर अवेलेबल है PCW+ ऐप। तो रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन, देखिए ये बैच किस कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। ये MCRE, PGI, RRB, KGMU, इसके अलावा राजस्थान, क्योंकि नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट होता है, टेक्निकल वाला जो पार्ट होता है ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है सब में। तो इसके अंदर आपको देखिए क्या क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, PYQ, MCQ और PDF नोट्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे आपको, सेपरेटली मिलेंगी सब चीजें। इसके अलावा देखिए अपने पास में लैब टेक्नीशियन का जो बैच है ऑलरेडी चल रहा है। तो एक बैच हो गया रेडियोग्राफर, दूसरा हो गया लैब टेक्नीशियन, वही सेम कंटेंट मिलेगा इनके लिए भी, केवल कंपटीशन लेवल का ही कंटेंट इनके अंदर मिलेगा। अगला जो बैच अपना चल रहा है वो चल रहा है OT टेक्नीशियन के लिए, या OT NSC असिस्टेंट। बहुत जगह ये OT टेक्नीशियन के नाम से निकलती है भर्ती इसकी, और कई जगह ये OT असिस्टेंट के नाम से निकलती है। ठीक है, बाकी कंटेंट वगैरह सब में सेम रहेगा। एड्रेस की यदि अपन बात करें कि सर जो एड्रेस रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, देखिए एड्रेस रहेगा पैरामेडिकल कोचिंग वाला। एड्रेस जो अपना रहने वाला है वो है 1st फ्लोर B80 अशोक विहार विस्तार गोपालपुरा बाईपास, ये त्रिवेणी चौराया। ठीक है, ये वाला अपना एड्रेस रहने वाला है।
और इसके अलावा ऑफलाइन बैच में क्या क्या चीजें रहने वाली है उनके बारे में एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट 28/4/2026, ये बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 28/4/2026 मतलब कल से स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंदर देखिए आपको पूरा कंसेप्चुअली पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अलग से कोई भी कंटेंट लाने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारा ऑफलाइन बैच यदि ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं से प्रिपेयर करके दिया जाएगा। परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस जो भी रिजल्ट रहेगा वो आपके सामने आएगा। आप एकदम कंपटीशन लेवल पे बैच चलेगा ही, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखिए सिलेबस आपको अलग से मिल जाएगा। इसके अलावा कंटेंट के अंदर देखिए वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एग्जाम फोकस्ड होगा, कंसेप्ट नोट्स होंगे, पूरी थ्योरी नहीं दी जाएगी, केवल कंसेप्चुअल नोट्स आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए जरूरी होंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कंसेप्ट, डायग्राम, टेबल्स, ये सब अलग अलग दी जाएगी। शॉर्ट ट्रिक्स एंड टाइम सेवर, कि आप कम टाइम के अंदर सबसे ज्यादा तैयारी कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे पहले, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव, इनके बारे में थोड़ा सा कम बात करेंगे अपन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, वो उसी पैटर्न में मिलेंगे जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, आपने बाकी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में अलग लेवल होता है, लेकिन कोचिंग के जो नोट्स होते हैं वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं, उसी तरीके के आपके नोट्स मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। बैच मैंने बता ही दिया है बेटा, लिमिटेड सीट्स है इसके अंदर, तो और ये मैंने सब चीजें बता दी बेटा आपको। तो ऑफलाइन बैच में जितना कंटेंट हम दे सकते हैं, जितनी प्रिपरेशन आपको करवा सकते हैं, उसको पूरी तरीके से करवाएंगे अपन। तो ये जो बैच है वो कल से स्टार्ट होना चाह रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और भी कोई इंक्वायरी है आपकी तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपकी कोई क्यूरी है तो आप ये इंक्वायरी इस नंबर पे ले सकते हो। इसके अलावा आपको किसी नोटिफिकेशन की, यदि नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर पीडीएफ जो नोट्स हैं या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, वो सारी इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो ये आप चैनल जो है वो जरूर आप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा यदि मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आपको कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स यदि चाहिए तो ये PCW+ ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे जाके। इसमें पूरा कंटेंट आपको दिख जाएगा, पूरे कोर्स आपको दिख जाएंगे। कोई सा भी कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इसमें सब चीजें, वीडियो लेक्चर, पैनल नोट्स जो भी टीचर पढ़ा रहा है, इसके अलावा PDF नोट्स, मॉडल टेस्ट पेपर, ये कंप्लीट चीजें आपको इनके अंदर मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, साथ में इंग्लिश अलग से मिल जाएगी आपको। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड रहती है, सिलेबस रहता है, वो सारा का सारा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये था आज का वीडियो। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आप कंफ्यूज नहीं रहे। आने वाले टाइम पे जो वैकेंसी होगी वो लिखित परीक्षा के बेस पे ही होगी। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन है, चाहे वो आप ऑनलाइन ही स्टार्ट करिए चाहे ऑफलाइन स्टार्ट करिए, एक बार कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया होगा बुक्स के हाथ लगाए हुए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निकल गए, उसके बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो भर्ती आई उनमें लग गए वो, तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी यदि लिखित परीक्षा पर होगी तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आप करते रहिए, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आप फर्स्ट स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट फायदा भी आपको मिलेगा। आप जितने जल्दी चीजों को स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सिलेबस छोटा नहीं है, सभी कोर्सेज का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम पे ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप लेक्चर लीजिए, जितने ज्यादा लेक्चर आप लोगे उतनी ज्यादा थ्योरी आपकी अच्छी होगी। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो उसके साथ अपन जरूर मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।